द्वारा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के विश्वा आप सभी का केएमटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग लर्निंग थ्योरी के बारे में जानेंगे। लर्निंग थ्योरी क्या है? अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों में से आज हम लोग एक सिद्धांत पढ़ेंगे, थार्नडाइक द्वारा दी गई सिद्धांत को, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है, इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि यह सिद्धांत किसने दिया है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। किसने किया है? थॉर्नडाइक द्वारा किया गया है। थॉर्नडाइक द्वारा किया गया है। उनका ईएल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो उनकी बातों को हम लोग जानेंगे कि इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में के माध्यम से लर्निंग किस प्रकार का होता है ये बताने का प्रयास किया है। इसलिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया है कि जब, जाहिर सी बात है, जब सपोज कीजिए जब किसी कार्य को करने के लिए आपको एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, आप एक माइंड सेटअप करते हैं कि मुझे ये कार्य करनी है। तो आप ही मान लीजिए आप सीटेट की परीक्षाओं को क्वालिफाइड करने का एक लक्ष्य बना रखा है कि आप शिक्षक बनेंगे, तो शिक्षक बनने से पहले आपको सीटेट की परीक्षाओं की सीटेट परीक्षाएं क्वालिफाइड करनी है। तो अब ये आपका लक्ष्य हो गया कि हमें सीटेट क्वालिफाइड करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, यानी कार्य को करने के लिए आप क्या है, तत्पर हैं, उस पर प्रयास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप कार्य करेंगे तो गलतियां होगी, फिर कार्य करेंगे गलतियां होंगी, गलतियों में सुधार होगा, गलतियों की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि बिना गलती से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने यही बातों को समझाने के लिए एक सिद्धांत का निर्माण किया, जिस सिद्धांत का नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक द्वारा दी गई सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है। तो ये कहाँ के वैज्ञानिक है? अमेरिकन। कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? या एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट। तो जानते हैं, देखिए, जब भी कोई, अगर हम जब सीखने के लिए विधियों में, जब हम कोई भी सीखना चाहते हैं, किसी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, उसके विधियों में उसके नियम और सिद्धांतों का जब हम प्रयोग कर देते हैं, तो वो सीखना हमारे लिए बहुत प्रभावशाली हो जाता है, वो सहज हो जाता है और आसान भी हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को सीखना है या सिखाना है, तो उसके जो नियम और जो विधि है, उन विधियों में कुछ नियमों को मिला दे, कुछ सिद्धांतों को मिला दे, तो वो सीखना या सिखाना बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। ठीक, तो आइए जानते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा दी गई सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसे और भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम से भी यह जाना जाता है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के। देखिए, इन्होंने ये बताया है कि जब हम एक रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जब किसी कार्यों को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए जब स्टिमुलस की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है रिस्पॉन्स व्यक्ति बेहतर करेगा। तो इन्होंने यही बताया है कि जब, अगर हम सोचते हैं, अब कह लीजिए कि जब हम
खोजते हैं तो स्टूमुलस यानी उत्तेजना है, स्टूमुलस कहते हैं। देखिए स्टूमुलस, ठीक, स्टूमुलस। स्टूमुलस जो हमारी उत्तेजनाएं होती हैं, यानी उत्तेजना। स्टूमुलस क्या है? व्यक्ति की उत्तेजना है जिसके लिए वो रिस्पॉन्स करता है। जैसे आपको भूख लगी, ये स्टूमुलस है कि आपको भूख लगी है, तो आप उत्तेजित हो जाते हैं क्या करने के लिए? खाना खाने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर खाना मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो बनाएंगे, नहीं तो बाहर से मंगाएंगे। यानी जब उत्तेजनाएं आपकी बढ़ती है तो आप रिस्पॉन्स भी करते हैं, उत्तेजनाएं नहीं बढ़ती है तो रिस्पॉन्स भी करना छोड़ देते हैं। तो इन्होंने यही बताया है कि जब व्यक्ति की उत्तेजना को बढ़ा दिया जाए, उत्तेजना को क्या करना है? उत्तेजना को बढ़ा दिया जाए, ठीक। जब व्यक्ति की उत्तेजनाओं को बढ़ा दिया जाता है तो व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्स करता है। जैसे आपको भूख नहीं लगी है तो आपके सामने कुछ भी दे दिया जाए, आप खाने का प्रयास नहीं करेंगे। वही आपको भूख लगी है तो आप कुछ भी नहीं मिलेगा, थोड़ा भी कुछ मिल जाएगा तो खाने के लिए तत्पर हो जाएंगे, प्रयास करेंगे, अनुक्रिया करेंगे, ठीक है। तो जब उत्तेजना को बढ़ा दिया जाए, स्टिमुलस को बढ़ा दिया जाए, तो व्यक्ति क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया करता है। क्या करता है? प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। जब उत्तेजना को बढ़ा दिया जाए तो क्या करेगा? प्रतिक्रिया करेगा। प्रतिक्रिया करेगा। अब यही प्रतिक्रिया वो बार बार करेगा, ठीक। अब जब, अब कह लीजिए जब प्रतिक्रिया, ठीक है ना, जब वो बार बार, जब प्रतिक्रिया क्या करेगा? बार बार करेगा या बार बार उसको दोहराएगा, किसको? उसी कार्य को करने के लिए। जैसे अब उत्तेजना आपकी ये है कि आपको सीटेट पास करना है, सीटेट की परीक्षा पास करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे, अनुक्रिया करेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे। जब बार बार उसको पढ़ेंगे तो क्या होगा? जब उस चीजों को आप बार बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ गलतियां भी तो होगी। अब जब कुछ ना कुछ गलतियां भी होगी, ठीक, कुछ ना कुछ गलतियां भी होगी तो लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखेगा भी, बहुत कुछ सीखेगा, तो कुछ गलतियां भी होगी। जब बार बार आप अभ्यास करेंगे, बार बार अनुक्रिया करेंगे, ठीक है, जब बार बार अनुक्रिया करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। कुछ ना कुछ सीखेगा, गलतियां भी होगी, ठीक। लेकिन गलती फिर क्या करेंगे? गलतियों को धीरे धीरे, जब बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार अनुक्रिया करेंगे, गलतियों को धीरे धीरे कम करते जाएंगे, सीखने की मात्रा वृद्धि होती जाएगी, गलतियों की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि बिना गलती के आप सीख जाएंगे। तो यही इन्होंने प्रयास बताने का प्रयास किया, इस सिद्धांत के माध्यम से यह बताना चाहा कि व्यक्ति जब किसी कार्यों को बार बार करता है, तो बार बार करता है तो गलतियां जो होती हैं तो वो गलतियां धीरे धीरे कम होती जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि बिना गलती से, बिना गलती के ही वो उन कार्यों को कर लेता है, बिना किसी एरर के माध्यम से। तो यही इन्होंने बताया कि जब व्यक्ति कोई बार बार प्रयास करता है, बार बार प्रयास करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि बिना गलती के उस कार्य को आसानी से कर लेता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए इन्होंने प्रयोग करके बताया है, एक बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। एक बॉक्स बनाया था, ठीक है ना, मान लीजिए इस तरह का बॉक्स है, बॉक्स बनाया था और इसमें एक बिल्ली को अंदर, एक बिल्ली को, भूखी बिल्ली, ये जो बिल्ली है इसको भूखी रखा था,
चलो ये मान लो ये बिल्ली है, भूखे बिल्ली को अंदर रख दिया था, ठीक। जाहिर सी बात है जिसको भूख लगेगा तो छटपटाएगा ना। तो भूखी बिल्ली को अंदर रख दिया और इसमें एक लीवर लगा हुआ था, जैसे गेट है मान लो यहाँ पे खुलने के लिए, लाइट प्रकाश सब था। अब इसमें एक गेट है और इसमें यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है, कहीं पे एक लीवर लगा हुआ है जो गेट से कनेक्टेड है। तो अब जैसे बिल्ली को अंदर रख दिया, बिल्ली को पता नहीं है कि लीवर वीवर क्या है, कहाँ लीवर है, क्या चीजें हैं। अब बिल्ली और इसके सामने यहाँ बाहर मान लो एक प्लेट में, एक प्लेट में भोजन रख दिया, इसके मछली के टुकड़े रख दिए, इसका ये भोजन है, इसका ये स्टूमलेस यहाँ पे है, ये क्या हो गया भोजन, ये भोजन है, भोजन क्या हो गया स्टिमुलस, भोजन क्या हो जाएगा स्टिमुलस हो जाएगा, स्टिमुलस उत्तेजना हो जाएगी इसकी। अब क्या हुआ उत्तेजना होगी, अब इसको इसी में रख दिया। तो अब ये क्या किया कि भोजन भूखी है तो बाहर भोजन देखा, भोजन से इसकी उत्तेजनाएं बढ़ने लगी, उत्तेजना इतना बढ़ गई कि भोजन को प्राप्त करने के लिए उछल कूद करना शुरू किया इसमें। जब इधर उधर घूमते रहे उछल कूद करती रहे तो एक समय ऐसा आया इसको पता नहीं चला कि लीवर कहीं था, वो दब गया। जब लीवर दब गया तो गेट खुल गया, तो गेट खुल गया तो आखिर ये अपनी भूख को शांत किया। फिर इसको दोबारा किए, थॉर्नडाइक ने इसको फिर से दोबारा किए, दोबारा क्या किए फिर से इसको ऐसे में बंद किया, फिर वैसे ही कंडीशन था। अब क्या किया फिर उछल कूद किया, फिर धीरे धीरे गलतियों की मात्रा कम होती, पहली बार 100 बार में से 99 बार किया, तो फिर वो धीरे से 80 बार 80 हो गया, फिर 70 हो गया, मतलब इस तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो बार बार इस चीजों को दोहराया, बार बार यही किया। तो एक समय बिल्ली, ये बिल्ली जो है अब एक समय क्या हुआ कि बिना किसी गलती के इस बॉक्स में जाती है और जो लीवर है, ये जो लीवर है बिना किसी गलती के लीवर को दबाती है और बाहर आके अपना भोजन खा लेती है। तो इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जब हम कोई कार्य करेंगे तो उसमें गलतियां भी होगी और गलतियां होगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि बिना गलती से हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये बताता है कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य में गलतियां होंगी, तो अब गलतियां होंगी तो धीरे धीरे जब उस कार्य को हम बार बार करेंगे तो गलतियां की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि बिना गलती के हम उस कार्य को या अपने लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच जाएंगे। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और बताते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हम किसी कार्यों को करते हैं, कार्यों को कंटिन्यूअस करते हैं, तो मान लीजिए आप कोई एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद जब आप उसमें क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं तो अपनी गलतियों को देखते हैं, फिर ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, फिर उसको अभ्यास करना है। जब बार बार उस चीजों को अभ्यास करेंगे तो एक बार ऐसा आएगा कि बिना किसी गलती के आप एग्जाम को क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने कार्यों को कंटिन्यूअस करते रहना चाहिए। गलतियां होंगी तो गलतियों में सुधार करनी है, गलतियों की मात्रा को कम करनी है, तभी हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाएंगे। तो इस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने यही बताने का प्रयास किया कि व्यक्ति प्रयास और त्रुटि के माध्यम से अपने लक्ष्यों तक पहुंचता है। बार बार कार्यों को करना, करने के बाद जो उसमें गलतियां आती हैं उन गलतियों को दूर करना, फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचना। अब इन्होंने सिद्धांत के माध्यम से कुछ नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में कुछ नियम बताए हुए हैं, वो नियम दो प्रकार का नियम है। थॉर्नडाइक का ठीक है, थॉर्नडाइक नियम, थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में दो तरह के नियम बताए हैं। कितने? दो नियम बताए हैं।
कितने नियम बताए हैं? 2 नियम बताए हैं। पहला नियम क्या है? प्राइमरी नियम, जिसको प्राथमिक कहते हैं, प्राइमरी लॉ, ठीक है। इसको मुख्य नियम कहते हैं। दूसरा नियम जो है सेकेंडरी, तो इसको कहते हैं द्वितीय या गौड़ नियम। प्राथमिक नियम और सेकेंडरी नियम। प्राथमिक नियम यानी मुख्य नियम है, सेकेंडरी नियम यानी गौड़ नियम, द्वितीय नियम। तो प्राथमिक नियम में इन्होंने 3 नियम बताए हैं। प्राथमिक नियम में इन्होंने 3 प्रकार के नियम बताए हैं। तो पहले समझते हैं प्राथमिक। यहाँ क्लियर है? प्राथमिक लॉ, प्राथमिक लॉ में इन्होंने 3 प्रकार के नियम बताए हैं। जैसे पहला, चलो यहां से बताते हैं, इसमें 3 बताए हैं, 3 नियम बताए हैं। पहला अभ्यास का नियम, चलो तत्परता बताते हैं। तत्परता का नियम, नंबर 1 तत्परता का नियम। दूसरा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। तीसरा प्रभाव का नियम। ठीक, जानते हैं पहला तत्परता, लॉ ऑफ एक्टिवनेस। देखिए एक्टिवनेस या रेडीनेस, रेडी हमेशा रहना, सक्रियता जिसको कहते हैं, हमेशा रेडी रहना, लॉ ऑफ रेडीनेस। देखिए जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है, इस नियम के माध्यम से ये नियम यही बताने का प्रयास करता है कि जब व्यक्ति किसी कार्यों को करने के लिए तत्पर रहता है तो उस कार्यों को आसानी से सीख जाता है। अब मान लीजिए जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर ही नहीं रहेगा तो वो कार्यों को कैसे सीखेगा? कार्य करने की तत्परता, इसमें कार्य करने की तत्परता। कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर होगा तभी कार्यों को सीखेगा। तो यह नियम यही बताता है कि जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर होता है तो उस कार्य को आसानी से सीख लेता है। जब तत्पर नहीं होगा तो उस कार्य को आसानी से नहीं सीखेगा। जब किसी कार्य को करने के लिए आप एक्टिव हैं, तत्पर हैं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तभी आप उस चीजों को कर पाएंगे। अगर तत्पर ही नहीं है तो सिखाने वाला कितना भी सिखा ले, आप नहीं सीख सकते। दूसरा नियम अभ्यास का नियम। यह नियम यह बताता है किसी कार्यों को अभ्यास के माध्यम से सीखा जाता है। जब कोई कार्य को आप बार बार दोहराते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं तो उस कार्यों को आप हमेशा ध्यान में रखते हैं, वो आसानी से सीखते हैं। लेकिन जब आप अभ्यास करना छोड़ देंगे तो उस चीजों को भूल जाएंगे। तो इस नियम के अंतर्गत 2 बातें और बताए हैं, प्रयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, पहला उपयोग, उपयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, उपयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम। अभ्यास का नियम कि किसी कार्यों को हमको अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करते हैं तो वो चीज परमानेंटली हमारे माइंड तक सेटअप रहती है। लेकिन जब अभ्यास करना छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे भूल जाता है। तो हमें, जैसे आप पढ़ते हैं, पढ़ते समय बार बार अभ्यास करते हैं तो एग्जाम तक उस चीजों को याद रखते हैं, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं तो एग्जाम तक वो चीजें भूल जाते हैं। इसलिए किसी कार्य को सीखना है तो उसको बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। तो अभ्यास के नियम में 2 तरह के नियम आते हैं, पहला उपयोग का नियम, दूसरा अनुप्रयोग का नियम।
देखिए उपयोग का नियम हमें यह बताता है कि जब हम किसी कार्य को पहले किए हुए हैं, ठीक है ना, फिर उसको दोबारा करते हैं, उपयोग है, जब हम कर किए हुए हैं फिर उसको दोबारा करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में पुनः याद रहता है, माइंड में हमारे सेटअप रहता है ना, क्योंकि हमने जो कार्य कर चुका है उसका बार बार हम प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे तो वो हमको याद रहता है। लेकिन उपयोग करना छोड़ देंगे, प्रयोग करना छोड़ देंगे तो वो हमको भूल जाता है। जैसे आप मान लीजिए कोई टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में, आप टाइपिंग करते हैं ना, टाइपिंग तो पहले आपने किया था, लेकिन जब इसको याद रखे हैं, बार बार आप करते रहते हैं टाइपिंग तो वो याद रहता है, नहीं तो उसको भूल जाते हैं कीवर्ड कौन सा है, किस कीवर्ड पे कौन सा हिंदी टाइपिंग आता है, ये भूल जाएंगे। जब उपयोग में नहीं लाएंगे तो वो हम भूल जाते हैं। ठीक, कंप्यूटर टाइपिंग। अब अनुप्रयोग का नियम, ये हमें बताता है कि जो कार्यों को हम दोबारा नहीं करते हैं, जो चीजें हमें याद है उस चीजों को हम दोबारा फिर नहीं करते हैं, तो फिर धीरे 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 वो चीजें हमारे माइंड से, मस्तिष्क से क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, भूल जाता है। ठीक, तो उपयोग और अनुप्रयोग, जिसको उपयोग करते हैं फिर ना उसको बार बार करते रहते हैं तो हमारे मन में, मस्तिष्क में याद रहता है, हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। लेकिन जो हम उपयोग में नहीं करते हैं तो धीरे धीरे भुला जाता है। मान लीजिए ऐसे कंप्यूटर टाइपिंग ही है, तो कंप्यूटर टाइपिंग आप करना छोड़ देते हैं, करते काफी लंबे समय, फिर आप भूल जाते हैं धीरे धीरे, फिर से पुनः अभ्यास करेंगे तो पुनः आ जाएगा याद। आप देखिए प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम हमें क्या बताता है, ठीक है, प्रभाव का नियम हमें यह बताता है कि जब किसी कार्य को हम करते हैं, जब हम किसी कार्य को करते हैं उन कार्यों में हमारी उस कार्यों को करने में हमें अच्छा होता है, हमारा वो कार्य अच्छा हो जाता है तो हमें वो प्रभावशाली रहता है। लेकिन जब उस कार्यों को करने में हमारी प्रभावशीलता नहीं बनी रहती है, यानी हमें कोई प्रभावित नहीं हुआ, वो हमारा कार्य अच्छा नहीं हुआ, जब अच्छा नहीं हुआ तो वो प्रभाव नहीं दिखता है। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जब कोई कार्य हम करते हैं, कार्यों को करने में हमें संतुष्टि मिलती है, जब कार्यों को करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है तो हमारा सीखने का जो लेवल होता है वो और अधिक बढ़ जाता है, तीव्र हो जाता है। बात है क्लियर? प्रभाव का नियम यह बताता है कि जब हम किसी कार्यों को करते हैं, उस कार्यों को करने में हमारा आत्मसंतुष्टि मिला, सेटिस्फेक्शन मिला, तो फिर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, फिर हमारे जो सीखने का स्तर होता है बढ़ जाता है। जैसे आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में आपका 10 पॉइंट सीजीपीए में से 10 में से आपको 8 आया, तो फर्स्ट टाइम दिए 8 आया तो सबसे टॉपर रहे तो आपका वो संतुष्टि मिला, फिर क्या करेंगे, अगले बार और कोशिश करेंगे कि 8 से भी ऊपर आ जाए, यानी कि टॉपर को हम बराबर बना के रखें। तो इससे क्या होता है, सीखने की तीव्रता बढ़ जाती है जब आपको संतुष्टि मिलती है। तो इसको कहते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, संतोष का नियम, असंतोष का नियम, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि आपको संतुष्टि मिलना चाहिए। तो इस बात है क्लियर? जब किसी कार्य को हम करते हैं, कार्यों में हमें संतुष्टि मिलता है तो हम उस कार्य को दोबारा करते हैं, तो इससे क्या होता है, सीखने की तीव्रता बढ़ जाती है। यहां तक क्लियर? अब बात करेंगे सेकेंडरी नियम की, वॉन डाइक का सेकेंडरी नियम। प्राथमिक नियम 3 प्रकार के नियम होता है, सेकेंडरी नियम, सेकेंडरी नियम में इन्होंने कुल 5 नियम दिए हुए हैं। सेकेंडरी नियम में इन्होंने कुल 5 नियम बताया है। गौड़ नियम, दूसरा गौड़ नियम, जिसको कहते हैं सेकेंडरी नियम। अब सेकेंडरी नियम में इन्होंने कुल 5 नियम बताए हैं। कितने नियम बताए हैं? कुल 5 नियम बताए हैं। वो कुल 5 नियम क्या है? पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, पहला लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। दूसरा नियम इन्होंने क्या, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम।
आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम। लॉ ऑफ मेंटल सेट, नेक्स्ट कर सकते हैं लॉ ऑफ मेंटल सेट। मेंटल सेट मनोवृत्ति का नियम। लॉ ऑफ मेंटल सेट यानी मनोवृत्ति का नियम। अगला नियम इन्होंने दिया कि आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम, ठीक। लॉ ऑफ एसिमिलेशन, एसिमिलेट करना, आत्मसात करना। और आपका पांचवा जो है लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग, साचार परिवर्तन का नियम। एसोसिएशन शिफ्टिंग है, ये कुल सेकेंडरी नियम में इन्होंने कुल 5 तरह के ये नियम बताए। ठीक, पहला जानते हैं कि मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या होता है। जब किसी कार्यों को करने के लिए हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं। मान लीजिए एक समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारी हम क्रियाएं करते हैं, तो मल्टीपल रिस्पॉन्स किसी कार्य को या लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम जब मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे आप एक एग्जाम देते हैं, कोई भी सेमेस्टर हो या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक एग्जाम को देने के लिए उसको उसके कंटेंट को पढ़ने के लिए आप कई तरह के बुक का यूज करते हैं, कई तरह के कंटेंट्स, कई तरह के बुक से आप पढ़ते हैं, कई तरह के रिसोर्सेस के माध्यम से आप उस कंटेंट को एकत्र करते हैं। तो वहां पे आपने क्या किया, मल्टीपल रिस्पॉन्स किया, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं किया। अब वो सारे बहुत प्रतिक्रियाएं, वो एक प्रतिक्रिया तो ऐसी होगी जो आपको क्या करेगा कि आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपको मदद करे, एग्जाम को क्वालिफाइड करने में मदद करेगा। तो किसी कार्य को मल्टीपल रिस्पॉन्स के द्वारा करना। क्लियर है? क्लियर? मान लीजिए कहीं आपको जाना है, जाने के रास्ते कई सारे होते हैं, आपको नहीं पता है, तो आपको नहीं पता है तो आप उन सभी रास्तों का चुनाव करते हैं ना, रिस्पॉन्स करते हैं किस रास्ते से जाएं, तो आप लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो यही बात है, मल्टीपल रिस्पॉन्स करना। अब जैसे पढ़ने का विधि बहुत सारे अपनाते हैं, आप मेथड अपनाते हैं, आइडियाज बनाते हैं, उन सारे आइडियाज में से एक आइडियाज तो सही होगा। ऐसे विधि, बहुत सारी विधियों का चयन करते हैं, उन विधियों में से एक विधि सही होगा। किसी समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारे विधि अपनाते हैं, लेकिन उन सारे रिस्पॉन्स तो ज्यादा करते हैं, लेकिन कोई एक विधि तो सही होगा जिसको समाधान करने के लिए। तो ये है मल्टीपल रिस्पॉन्स। दूसरा आता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, देखिए आंशिक क्रिया क्या करता है कि ये चीजों को, अब क्या करें, पूरे चीजों को जो रहता है वो छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। छोटे छोटे पार्ट बाय पार्ट करके आप सीखते हैं तो वो आसानी से सीखते हैं। जैसे समस्या बड़ी है तो उन समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांट दो, तो आसानी से छोटी छोटी समस्याओं को समाधान करते करते आप बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये बताता है, यह नियम ये बताता है कि क्रियाओं को करने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में बांट कर करना चाहिए, जिससे आसानी से आप कर सकते हैं, आसानी से आप सीख सकते हैं। लॉ ऑफ मेंटल सेट, मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम यह बताता है कि आप जिस तरह के मनोवृत्ति रखेंगे वैसे कार्यों को करेंगे। पॉजिटिव मनोवृत्ति रखेंगे तो पॉजिटिव कार्य होंगे, नेगेटिव मनोवृत्ति रखेंगे तो नेगेटिव होंगे। तो आप जैसा मेंटल सेट करेंगे उसी मेंटल सेट के आधार पर आप वैसा होते जाते हैं और वैसे ही क्रियाएं करते हैं। आप जैसे एग्जाम में मेंटल सेट रखे कि हम एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, पास हो जाएंगे, तो उस आधार से पढ़ना शुरू करते हैं। फिर तो पहले से कह देते हैं पास कौन होगा, नहीं हो पाएंगे, दुनिया भर की बात सोचेंगे, तो आप उसी तरह बनते रहेंगे, तो आप एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाते। तो आपको मेंटल सेट सही रखना है, जिस प्रकार का आपका मनोवृत्ति होगी उसी आधार पर आप कार्य करते हैं। बी पॉजिटिव। नेक्स्ट आता है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम क्या होता है? एसुमलेस करना, एसुमलेशन यानी कि आत्मसात करना।
इस नियम में यह बताता है कि जब कोई व्यक्ति पहले से चीजों को सीखा रहता है तो उसी के आधार पे वैसे चीजों को सीखना होता है तो आसानी से सीख जाता है। पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना होता है, तो उस क्या किया, पुराने ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ा तो आत्मसात कर लिया। पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना, ठीक है ना। पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना, जैसे आप पहले साइकिल चलाते थे, साइकिल चलाते चलाते आपने पहले साइकिल चलाया, फिर जैसे वो थोड़ा बड़ा हो गया तो आपको साइकिल चलाना छोड़ दिया, तो लेकिन आप क्या करने लगे, मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दिए। फिर कुछ समय आए, मोटरसाइकिल चलाना छोड़ के फिर कार चलाना शुरू कर देंगे, यानी कि जो पहले का नॉलेज है उसी में क्या किया, नवीन ज्ञान को जोड़ दिया। अब वहां उस ज्ञान को नवीन ज्ञान में कन्वर्ट कर दिए, जोड़ आत्मसात कर दिए। साइकिल से मोटरसाइकिल को आत्मसात कर दिए, साइकिल से मोटरसाइकिल को आत्मसात कर दिए, थ्री व्हीलर से फोर व्हीलर में आत्मसात कर देंगे, फोर व्हीलर से फोर व्हीलर में आत्मसात कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे आपको पूर्व ज्ञान को जानेंगे तो नवीन ज्ञान में उसको जोड़ देंगे, तो वहां पे आत्मसात कर दिया। अब आता है ये लास्ट आपका जो है साचर परिवर्तन, ठीक। अब देखिए ये सिंपल सी बात है, साचर परिवर्तन यह बताता है ये नियम कि आप जो पहले कुछ कार्यों को किए हैं उसमें किसी भी परिस्थिति में उसको उसी प्रकार से करना। जो चीजें आप पहले से करे हैं तो कैसी भी परिस्थिति आए, दोबारा वो परिस्थिति मिलेगी तो फिर से उस कार्य को आप कर सकते हैं। वहां पे एसोसिएशन शिफ्टिंग हो जाता है, परिस्थिति बदल जाती है तो पहले की गई क्रिया को अन्य किसी भी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। परिस्थिति बदल जाएगी, क्रिया तो वही रहेगी, परिस्थिति बदलेगी। इसमें क्रिया क्या रहेगी, क्रिया वही रहेगी लेकिन परिस्थिति बदल जाती है। क्रिया वही है, परिस्थिति बदल गई, किसी भी परिस्थिति में गया उस क्रिया को आप पुनः कर लें, तो ये है साचर परिवर्तन का नियम, ठीक। पहले इस देखिए, पहले की गई क्रिया को किसी अन्य परिस्थिति में परिस्थिति बदल जाएगी तो उसी प्रकार करना जैसे पहले किया था। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप लेसन प्लान बनाए, जब आप बीएड करते हैं तो उसमें एक लेसन प्लान बनाया जाता है, तो लेसन प्लान वाली क्रिया तो आप जानते हैं, ये आपको पता है आपने, लेकिन परिस्थिति बदल गई, आप स्टूडेंट थे, आप टीचर बन गए, तो क्रिया तो वही है, परिस्थितियां बदल गई, स्टूडेंट से आप टीचर बन गए, तो अब क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ पे परिवर्तन किया, परिस्थिति बदल गई लेकिन क्रिया आप उसी आधार पे करेंगे। कोई भी परिस्थिति हो, जो क्रिया आप पहले जानते थे उसी आधार पे करना, वैसे ही करना, तो इसको कहते हैं साचर परिवर्तन का नियम। क्लियर है। तो आज हमने जाना थॉर्नडाइक द्वारा दी गए सिद्धांत क्या है, ट्रायल एंड एरर। उसने थॉर्नडाइक ने जो अपने नियम बताए थे, दो तरह के नियम बताए थे, एक प्राइमरी नियम, दूसरा सेकेंडरी नियम। प्राइमरी नियम के अंतर्गत हम लोगों ने जाना तीन प्रकार के जो नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। सेकेंडरी नियम के अंतर्गत हम लोग जाना, सेकेंडरी नियम में इन्होंने 5 तरह का नियम दिया था, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, साचर परिवर्तन का नियम। एक बार फिर से सुन लो सभी एकदम ध्यान से। मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम या यह नियम हमें यही बताता है कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारे रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं, सारी अगर प्रतिक्रियाएं सही नहीं हो तो उसमें से कोई तो एक प्रतिक्रिया सही होगी उस कार्य को करने के लिए। रिस्पॉन्स तो हम बहुत ज्यादा करते हैं, तो कई तरह के रिस्पॉन्स करते हैं, सारे रिस्पॉन्स सही नहीं होता तो मान लीजिए जैसे कोई एक समस्या है, समस्या का समाधान कर लेके हम कई विधियां अपनाते हैं, लेकिन कई विधियों में से एक विधि तो ठीक होगा,
उस समस्या का समाधान करने के लिए। तो कई विधियों को अपनाने के बाद हमने एक विधि को सीखा कि किस विधि के माध्यम से उस समस्या का समाधान हो पाएगा। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम यह नियम होता है, यह बताता है कि हम किसी कार्य को करने के लिए जब उसको पार्ट बाय पार्ट करके सीखते हैं तो हमें आसानी से वो सीख जाते हैं। पार्ट बाय पार्ट करना यानी छोटे छोटे पदों में बात कर सीखना। मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम हमें यह बताता है लॉ ऑफ मेंटल सेट। जैसी हमारी मेंटल सेट होती है, जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है, हम उसी के अकॉर्डिंग कार्यों को करते हैं या उसी के अकॉर्डिंग कार्य सीखते हैं। तो सीखने के लिए हमें हमारी मनोवृत्ति को अच्छा रखना होगा, पॉजिटिव रखना होगा। आत्मीकरण का नियम। लॉ ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि आत्मसात करना, हमारे पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। जो चीजें हमने पहले जाना उसके आधार पर उस चीजों में कुछ नई चीजों को जोड़ना। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, साइकिल से मोटरसाइकिल चलाना सीख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइकिल के साथ मोटरसाइकिल को एसिमुलेट कर दिया। ठीक। साचार परिवर्तन का नियम, जो पांचवा नियम है साचार परिवर्तन का नियम, तो यह नियम हमें यही बताता है कि हम किसी कार्यों को जो पहले से किए हुए हैं उस कार्यों को करने के लिए किसी अन्य परिस्थिति के हमारे साथ परिस्थितियां भी बदल जाए तो हमारे उस कार्य को हम उसी तरह करेंगे। कार्य हमारा वही रहेगा, परिस्थितियां इसमें बदलता है। परिस्थिति किसी प्रकार की हो जाएगी लेकिन कार्य हमारा नहीं बदलेगा। कार्य हम वैसे ही करेंगे, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। जैसे आप पढ़ते हैं, घर पे ही आप ऐसे ही पढ़ते हैं, कहीं बाहर जाएंगे तो भी आप वैसे पढ़ेंगे जैसे पढ़ते हैं। परिस्थिति आपकी किसी तरह का हो, अनुकूल हो जाए चाहे प्रतिकूल हो जाए, परिस्थितियां बदलेगी तो आपको कार्य भी उसी तरह करना है जैसे पहले करते थे। क्लियर है? ठीक है। आज अब लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और इसको वहां तक भी पहुंचाइएगा जिसको इसकी जरूरत है, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आज की क्लासेस कैसी रही। धन्यवाद।